Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Base Exams with जहांगीर. Algorithmic Thinking and Problem Solving. हमने शुरू किया था यूनिट 3 कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का. आज हमने इस वीडियो में बात करनी है रिपीट लूप्स के बारे में. लूप्स का लफ्ज़ जो है इसकी मानी है टू रिपीट समथिंग. हमारे पास प्रोग्रामिंग जब भी हम करते हैं, ये जो सारा सिलसिला हमारा चल रहा है, ये जो सीडो कोड्स हमने पढ़ना शुरू किया है, ये सारा इसलिए है कि हम अपने आप को प्रोग्रामिंग के लिए तैयार करना चाहते हैं. तो प्रोग्रामिंग के लिए तैयार करने के लिए तो करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें हर वो चीज़ को डिस्कस करना होगा, सीखना होगा जो प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करेंगे. तो उनमें एक बहुत अहम कंस्ट्रक्ट, मतलब बहुत अहम चीज़ है लूप्स. लूप के मानी है तो प्रोग्रामिंग में जो जब भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोई बात होती है जिनको हमने बार बार रिपीट करना हो, तो उसके लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं. और लूप जब हम सीडो कोड में इस्तेमाल करेंगे तो उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं. वी यूज़ टू टाइप्स ऑफ लूप इन सीडो कोड. सीडो कोड में हम दो तरह के लूप इस्तेमाल करेंगे. एक हमारे पास है रिपीट लूप और दूसरा हमारे पास है फॉर एवर लूप. रिपीट लूप का मतलब यह है कि जब हमें पहले से पता हो कि हमने इस स्टेटमेंट्स को, इन लाइनों को, इन सेंटेंसेस को, इस एक्शन को हमने 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा या जितनी दफ़ा आपको पता हो कि हमने रिपीट करना है, तो उस वक़्त हम रिपीट लूप इस्तेमाल करेंगे. और जब हमें पता ना हो कि हमने फॉर लूप, मतलब किसी स्टेटमेंट्स को कितनी दफ़ा रिपीट करना है, तो उसके लिए हम फॉर एवर लूप इस्तेमाल करते हैं. फॉर एवर लूप यूज व्हेन नीड टू रिपीट सर्टन कोड फॉर इनडिफिनिट टाइम. मतलब आपको पहले से पता ना हो कि मैंने इसको कितनी दफ़ा रिपीट करना है, तो उसके लिए हम फॉर एवर लूप इस्तेमाल करते हैं. इन दोनों को डिटेल में देखते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम रिपीट लूप का सेंटेक्स देखते हैं. सेंटेक्स मीन्स तरीका, कि हम जब सीडो कोड में इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे. ये लाइन नंबर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लाइन नंबर 1 2 3 है. आपका लूप जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा वहाँ पे वही लाइन नंबर पे डालेंगे आप. नॉर्मली हम जब सीडो कोड लिखते हैं तो लाइन नंबर 0 पे जो है ना स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कोई इनपुट होती हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके लूप की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन ये मैंने सिर्फ तरीका बताया है कि कोई लाइन नंबर होगा, उस पे आप लूप रिपीट लिखोगे और फिर उसके बाद वाली जो लाइन आएगी उसमें आपके वो स्टेटमेंट्स होंगी, वो कोड होगा जिसने रिपीट होना है. और लाइन उसके बाद फिर जो लाइन होगी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन रिपीट होगी, 2 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती है. जितनी लाइनें आपकी रिपीट होंगी, फिर जब वो ख़त्म हो जाएंगी जो रिपीट करने के लिए, उसके बाद नीचे वाली जो लाइन होगी उसमें आप लिखोगे अनटिल और उसके साथ कोई कंडीशन लगाओगे, और जब वो कंडीशन पूरी होगी तो आपकी ये रिपीटिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी. द सेट ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर लूप रिपीट एट लीस्ट वंस. अच्छा, लूप रिपीट जब एक दफ़ा आ जाता है तो इसके बाद जो कोड आएगा, एक लाइन में हो सकता है, ज़्यादा लाइनों में हो सकता है, तो वो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर रिपीट होगा, क्योंकि कंडीशन नीचे है. पहले वो कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब वो जो कुछ आपने कमांड दिए होंगे वो कमांड चलेंगे, और फिर जाके कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सारा लूप ही ख़त्म हो जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वापस दोबारा उसी पे जाके फिर रिपीट करेगा. अगर फिर ट्रू हो गई फिर रिपीट होगा, फिर ट्रू फिर रिपीट, फिर ट्रू फिर रिपीट, और जब फॉल्स हो जाएगा तो आपका पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा. कंडीशन इज चेक्ड, कंडीशन को चेक किया जाता है. इफ कंडीशन मेट ट्रू द कंडीशन द कोड एग्जीक्यूट अगेन. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा. इफ कंडीशन डू नॉट मेट फॉल्स लूप टर्मिनेट. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, वो ट्रू ना हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा. लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल. एक एग्जांपल को देखते हैं. अच्छा, हमने पिछले वीडियो में जब हम सीडो कोड के बारे में बात शुरू की थी, उसमें हमने कहा था कि जब भी आपने सीडो कोड लिखना होगा तो आपने सबसे ऊपर मेन गोल लिखना होगा. तो ये जो एग्जांपल है इसका मेन गोल है जनरेट एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. अब इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि मैंने आगे क्या करना है. ये जो पेपर में अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी लाइक दैट कि राइट अ सीडो कोड दैट विल जनरेट एवरेज मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. तो आपका मेन गोल जो है वो क्वेश्चन ही में आपको मिल जाएगा. फिर जब भी आप सीडो कोड शुरू करेंगे तो लाइन नंबर 0 पे हमेशा स्टार्ट होता है और आखिरी लाइन पे हमेशा एंड होता है. लेकिन यहाँ पे चूंकि मेरे पास जगह का मसला था तो वो स्टार्ट वाला और एंड वाला यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपने लिखना है.
तो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि अब ये मसले को मैं कैसे हल करूंगा। इस मसले को हल करने के लिए मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होने चाहिए, और मेरे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 हैं। ये दो चीज़ें मुझे पता है। अब इसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि जब मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हों और उनके मार्क्स हों, तो मैं उसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करता हूँ। उसका तरीका क्या है कि पहले मैं इन 5 सब्जेक्ट्स को जमा करता हूँ, और फिर इससे जो जवाब आता है उसको मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ। तो इसी तरीका ये तरीका मेरे पास मेरे जहन में आ गया। तो अब मेरे लिए सीडो कोड लिखना कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले मैंने डिसाइड करना है सब्जेक्ट कितने हैं, 5। फिर मैंने ये डिसाइड करना है कि उनका करना क्या है, मैंने जमा करना है। फिर उनका क्या करना है, फिर उनको मैंने डिवाइड करना है 5 पे। सो लेट्स हैव अ लुक। सेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू 5। हमने कह दिया कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो 5 हैं। सेट काउंट इज इक्वल टू 0, सेट टोटल इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये टोटल जो है यहाँ पे मैं इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले मैं 0 के साथ एक सब्जेक्ट के नाम मार्क्स जमा करूंगा, फिर वो टोटल हो जाएंगे। फिर जब दूसरा जमा करूंगा तो वो टोटल हो जाएंगे। फिर जब तीसरा जमा करूंगा तो वो टोटल हो जाएंगे। चौथा जमा करूंगा तो वो टोटल हो जाएंगे। पांचवा जमा करूंगा तो वो मेरा टोटल हो जाएगा। मतलब 5 नंबरों को, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को जमा करने से मेरे पास टोटल आएगा। शुरू में पहले सब्जेक्ट किसी न किसी के साथ तो मैंने जमा करना होगा। अब 0 ऐसा है कि किसी चीज़ के साथ जमा करो तो फिर वही वैल्यू रहती है, तो इसलिए मैंने इसको 0 लिया है। और काउंटिंग से निकला है। मैंने जब ये काम करना होगा तो मैंने काउंट करना होगा कि मैंने एक सब्जेक्ट जमा कर दिया, 2 जमा कर दिए, 3 जमा कर दिए, 4 जमा कर दिए, 5 जमा कर दिए। जब 5 जमा हो जाएंगे तो मेरा जो है ना वो मुझे पता चल जाएगा कि अब मजीद मैंने जमा नहीं करना। लाइन नंबर 2, टेक इनपुट सब्जेक्ट मार्क्स। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट मार्क्स दे रहे हैं अपने सिस्टम को। 8 सब्जेक्ट्स मार्क्स टू टोटल। अब पहली दफ़ा आपने एक सब्जेक्ट के मार्क्स दिए, टोटल के साथ आपने क्या कर लिया, जमा कर लिया। टोटल कितना था, टोटल हमारे पास ऊपर हमने 0 कर दिया था। इस सब्जेक्ट में मिसाल के तौर पर आपके 50 हैं, तो 0 + 50 से हमारे पास आ जाएगा 50। तो हमारे टोटल की वैल्यू हो जाएगी 50। इंक्रीमेंट काउंट बाई 1। काउंट को एक बढ़ा दें। काउंट की वैल्यू 0 थी, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। काउंटिंग कर रहा है कि मतलब एक सब्जेक्ट को हमने जमा कर दिया। और लाइन जो है अनटिल काउंट इज इक्वल टू 5, मतलब जब काउंट 5 के बराबर जब तक नहीं होता उस वक्त तक फिर लूप ने रिपीट होना है। अब जो है ना काउंट की वैल्यू 1 है और हमारे पास कंडीशन में 5, तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन ट्रू है। मतलब 5 से जो है ना वैल्यू अभी तक 5 तक नहीं पहुंची है। तो फिर हम क्या करते हैं, वापस लूप की जो बॉडी है, टेक इनपुट, दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपसे लेंगे। फिर उसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की है। यहाँ पे एक लाइन में जो है लूप रिपीट लिखा होगा, वो मैंने मिस कर दिया है। इट विल बी बिटवीन लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। लूप रिपीट रिपीट। अच्छा, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स का मार्क्स आप देंगे। दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जब आपने दे दिए तो अब क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 3 पे हमने क्या कर दिया कि हमने वो जो मार्क्स थे टोटल के, उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी जमा करने हैं। पहले सब्जेक्ट्स में अभी टोटल की वैल्यू हमारे पास 50 है। लेट सपोज दूसरे सब्जेक्ट में आपके 70 हैं, तो 50 + 70 120 हो जाएगा। काउंट को एक बढ़ा देगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। नीचे कंडीशन चेक होगा, काउंट अभी 5 नहीं हुआ। फिर जो है ना लूप रिपीट होगा। लूप जब रिपीट होगा हमारे पास, फिर जो है ना ये हमसे मांगेगा कि आप क्या कर ले, आप एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे दें। आप लाइन सब्जेक्ट्स के मार्क्स देंगे तो उसके बाद हमारे पास फिर टोटल के साथ जमा होगा। तीसरे सब्जेक्ट का भी काउंट को 3 कर देगा। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है। फिर चौथे सब्जेक्ट का लेगा, टोटल के साथ जमा करेगा, काउंट को 4 कर देगा। फिर जो है ना कंडीशन ट्रू होगी, फिर जाएगा 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेगा और टोटल के साथ जमा करेगा, काउंट को 5 कर देगा। अब जब अनटिल के पास आएगा तो हमारे पास काउंट 5 हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हमने मजीद नहीं चलना और ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा और लाइन नंबर 6 पे आ जाएगा। तो लाइन नंबर 6 में अब 5 सब्जेक्ट्स का जो टोटल है वो हमने निकाल दिया है। एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 5। तो टोटल को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए एवरेज निकाल देगा। और लाइन नंबर 7 पे या जो 8 हो जाएगा, लाइन को चेंज करने से हमारे पास एवरेज जो है वो मार्क्स हमें दिखा देगा। तो ये हमारे पास क्या था, लूप रिपीट। हमारे पास सेकंड जो है वो है लूप फॉर एवर। इसका तरीका क्या है, लाइन नंबर 1 पे ये कोई भी लाइन नंबर हो सकता है, लूप फॉर एवर।
उसके आगे सीडो कोड होगा, वो सीडो कोड बार बार रिपीट होता रहेगा। और एंड लूप, और लूप को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है ना नॉर्मली हम ऐसी कोई कीज़ की कम्बिनेशन देते हैं कि उनको प्रेस करने से वो लूप जो है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर जो है ना हमारे पास स्केप की इस्तेमाल होता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल को देखते हैं। मेन गोल, जनरेट रनिंग एवरेज ऑफ 5 रैंडम नंबर्स। 5 रैंडम नंबर्स, कोई भी 5 रैंडम नंबर, मतलब बेतरतीब कोई भी नंबर आपको बता दे, उनका जो है हमें एवरेज बता के दे दे। यहाँ पे लाइन नंबर 0 पे मैंने स्टार्ट और आखिर में जो है ना एंड नहीं लिखा, वो आप जो है ना खुद लिखेंगे जब पेपर में करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने सेट काउंट, मैंने काउंट इसलिए किया ताकि जितने नंबरों का मैंने आगे जाके वो करना होगा, एवरेज निकालना होगा, तो उस पर मैंने डिवाइड करना होगा। सेट टोटल इज इक्वल टू 0, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी टोटल की वैल्यू 0 है क्योंकि हमने जमा करना है। लूप फॉर एवर, यहाँ से लूप शुरू हो गया। जनरेट नंबर रैंडम नंबर, मतलब कोई भी नंबर बता दे, 5, 10, 1000, 10,000, कोई भी नंबर बता दें। इंक्रीमेंट काउंट बाई 1, काउंट की वैल्यू 1 कर दे। एक नंबर बता दिया तो मतलब एक हिस्सा हो गया। उसके बाद एड रैंडम नंबर टू टोटल, अभी नंबर जो बताया है उसको टोटल के साथ जमा कर दे, 0 के साथ जमा करे तो वही वैल्यू होगी। और एवरेज मालूम करने का हमारे पास तरीका है टोटल बाई काउंट। अब एक नंबर है और उसको एक पे डिवाइड करो तो वही नंबर आएगा। आउटपुट रन एवरेज, तो पहला नंबर जो आपने दिया तो इसका एवरेज उसने बता दिया। अच्छा, ये रन एवरेज है, पीछे वाला जो था हमारे पास एवरेज था। रन एवरेज का मतलब है कि जितने जितने नंबर या जितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स वो दे रहा है या जितने जितने नंबर वो बता रहा है उनका उसी वक्त एवरेज निकाल के दे दिया करो, इसको रन एवरेज कहते हैं। आउटपुट रन एवरेज, फिर रिपीट होगा। अब यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही। लाइन नंबर 7 पे मैंने लिखा हुआ है एंड लूप प्रेस स्केप की टू टर्मिनेट, मतलब कोई स्केप की दबाओ तो फिर ये लूप खत्म होगा। अब एक का आपने स्केप की दबाया तो एक का एवरेज बता दिया, नहीं दबाया तो फिर शुरू हो जाएगा। जनरेट रैंडम नंबर, दूसरा नंबर देगा, काउंट को 2 करेगा और आपकी जो टोटल की वैल्यू आई थी उसके साथ ये वाला नंबर भी जमा कर देगा। फिर रन एवरेज के लिए अभी जो टोटल आया उसको 2 पे डिवाइड कर देगा और ये एवरेज जो है वो दिखा देगा। फिर हमारे पास फिर रिपीट होगा, तीसरा नंबर देगा, चौथा देगा, पांचवा देगा, छठा देगा, ये चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप जो है स्केप का की जो है वो प्रेस नहीं करते। जब भी आप स्केप का की प्रेस करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नेस्टेड लूप। नेस्ट का मतलब है एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप आता है उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप विद इन अ लूप यूज्ड व्हेन रिपीटिशन इज डन मल्टीपल टाइम्स, उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमने रिपीटिशन कई दफ़ा करनी हो। रियल लाइफ एग्जांपल, रोटेशन ऑफ सन, रोटेशन ऑफ क्लॉक हैंड्स। हमारे पास ये जो घड़ियाल होती है, इसकी जो क्लॉक्स होती हैं मिनट और आवर की, ये दोनों चलती रहती हैं। रिपीटिशन ऑफ डेज एंड वीक्स इन अ ईयर, साल में जो है हफ्ते और दिन जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसके एक एग्जांपल, हमने एक प्रोग्राम लिखना है। मेन गोल यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप इसका मेन गोल ये है कि मैंने 1 से लेके 10 तक जितनी भी, बल्कि सॉरी 2 से लेके 10 तक जितने भी हिस्से हैं उन सब के टेबल बनाने हैं। तो उसके लिए लाइन नंबर 0 और लाइन आखिरी लाइन पे मैंने स्टार्ट और एंड नहीं लिखा, आप लोगों ने लिखना है लाइन नंबर 0 सेट टेबल इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये है कि मैं 2 का टेबल शुरू करना चाहता हूँ। लूप रिपीट, ये मैंने लूप के साथ 1 इसलिए लिखा है कि ये पहला लूप है ताकि समझ आ जाए। सेट एंड एक्स इज इक्वल टू 0, एंड एक्स वो टेबल हम आप लोगों को याद होंगे मैथ्स में, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 2 के साथ सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इंडेक्स है। इंडेक्स को मैंने 1 से स्टार्ट किया। लूप 2 रिपीट, ये दूसरा लूप है, 2 मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई टेबल विद इंडेक्स, हमारे पास टेबल की वैल्यू 2 है, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जार 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। डिस्प्ले मतलब दिखा दें, टेबल मल्टीप्लाई इंडेक्स इज इक्वल टू रिजल्ट। तो टेबल की वैल्यू 2 है, इंडेक्स की वैल्यू 1 है और रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। इंक्रीमेंट इंडेक्स बाय 2 बाय 1, सॉरी, इंडेक्स को एक बढ़ा दें। इंडेक्स को एक बढ़ा दिया और नीचे इसके साथ कंडीशन है कि इंडेक्स जब तक 11 ना हो, 11 ना हो गया हो। तो हमने इंडेक्स को एक बढ़ा दिया, इंडेक्स 2 हो गया, मल्टीप्लाई टेबल, फिर वही आएगा, लूप रिपीट होगा, टेबल मल्टीप्लाई टेबल भी 2 है, इंडेक्स भी 2 है, तो 2 जार 4 और रिजल्ट में भी दिखाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4।
फिर इंक्रीमेंट करेगा 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा और फिर हमें दिखाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20, और फिर उसके बाद जब 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन चेक हो जाएगी कि हाँ ये तो यहाँ पे कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो गई, तो ये वाला जो लूप 2 है ये ख़त्म हो जाएगा और नीचे आ जाएगा इंक्रीमेंट टेबल बाय 1। अब टेबल को जो है ना एक बड़ा कर देगा, टेबल को एक बड़ा कर देगा तो टेबल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और फिर जो है ना लूप 1 रिपीट इंडेक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से इंडेक्स फिर 1 हो जाएगा और फिर लूप 2 शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लाई टेबल विद इंडेक्स, टेबल हमारे पास 3 है, इंडेक्स हमारे पास 1 है, 3 1s are 3, फिर जो है ना इंडेक्स बढ़ जाएगा, 3 2s are 6, 3 3s are 9, इस तरह 3 10s are 30 हो जाएगा। ये जो लाइन नंबर 7 पे इंडेक्स 11 है, ये वाला लूप 2 जो है ख़त्म हो जाएगा। टेबल को फिर इंक्रीमेंट किया जाएगा, ऊपर वाले लूप पे फिर चला जाएगा और 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल, 10 का टेबल, और जब ये यहाँ पे टेबल 11 हो जाएगा तो इसकी जो कंडीशन है ये भी फॉल्स हो जाएगी और आपके पहला अंदर वाला लूप जो है ना, लूप 2 तो पहले से ही ख़त्म हो गया था, तो लूप 1 जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा और इस तरह आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दो और चीज़, कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि वो मेमोरी की जगह जिसकी वैल्यू प्रोग्रामिंग के दौरान चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और मेमोरी की वो जगह जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज हो सकती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जिस तरह अगर आप एक मेमोरी में एक जगह के नाम पे पाई इज इक्वल टू 3.14 रखो तो उसकी वैल्यू वही कांस्टेंट रहती है। काउंट इज इक्वल टू 1, अभी हमने सीडो कोड्स में देखा कि काउंट की वैल्यू जो पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह बढ़ती जाती थी। सो ये हमारे पास क्या थी, वेरिएबल थे। Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something for the improvement of video or content, it will be highly appreciated. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।